students, in my last lecture I told you about immunity. Immunity is the ability by which an organism can defend or protect its body from different pathogens and disease causing microbes. और इम्यूनिटी जो है ये अगेन टू टाइप्स की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड. इनेट इम्यूनिटी होती है दैट इज इनबोर्न, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जिसके साथ आप पैदा होते हो, जो बाय बर्थ आपको मिलती है. और ये जो इनेट इम्यूनिटी थी दैट वाज नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि हर एक के लिए उसका जो रिस्पॉन्स है वो सेम रहेगा. बट आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी. और इस इम्यूनिटी को हम पैथोजन स्पेसिफिक भी बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पैथोजन के हिसाब से ये इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ही जनरेट करती है. और इस इम्यूनिटी में मेनली जो रोल होता है दैट इज ऑफ मेमोरी. मेमोरी का मतलब क्या होता है, याद बन जाना. सो दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड दैट इज ऑफ लो इंटेंसिटी. इसका मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार अटैक करता है, तो हमारी बॉडी को नहीं पता होता कि किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम है. तो उस टाइम जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और उसकी इंटेंसिटी लो है. लो इंटेंसिटी का यहाँ पर क्या मतलब है कि इतना ज़्यादा स्पीडली वो उस माइक्रोब के ऊपर अटैक नहीं कर पाती. तो लेकिन अगर वही पैथोजन दोबारा से इनकाउंटर और दोबारा से हमारी बॉडी में आएगा, हमारी बॉडी उसका सामना ज़्यादा ऑटोमेटिकली और सेकेंडरी मीन्स ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इंटेंसिटी से कर पाएगी. इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, उस फर्स्ट एनकाउंटर की वजह से हमारे माइंड के अंदर एक मेमोरी क्रिएट हो गई थी. इसको समझाने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ. सपोज करो कि आप जो है अपने घर में सेफली बैठे हो और डोर पे कोई नॉक करता है. आप डोर ओपन करते हो, आपको नहीं पता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो आपका वेल विशर है या वो आपके लिए कुछ गलत सोच के आया है. और सपोज सामने जो है कोई डाकू या चोर इस टाइप से कोई पर्सन है, और जैसे ही आपने डोर ओपन किया वो एकदम से आपके ऊपर जो है अटैक करता है. और आप उस अटैक का सामना थोड़ा करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप वीक पड़ जाते हो क्योंकि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे. तो हो सकता है आपको ज़्यादा चोट लग जाए, आपको ज़्यादा डैमेज हो. अब क्या होगा, आपके अंदर एक मेमोरी क्रिएट होगी कि ये पर्सन अगर नेक्स्ट टाइम भी मुझे कभी दिखे तो मुझे जो है जो करना रहना है कि ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है. और बाय चांस वही पर्सन दोबारा कभी अगर आपके घर पे नॉक करेगा तो आप इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा. आप पहली बात तो ये, आप एकदम से डोर ओपन नहीं करोगे, आप किसी विंडो या कैमरे की सहायता से पहले चेक करोगे कि बाहर कौन है. और अगर आपको पता लगेगा कि वही पर्सन है जिसने आपको पिछली बार अटैक किया था, तो आप पहले से ही या तो आप पुलिस को कॉल करके रखोगे या आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई गन या इस टाइप की कोई चीज़ रखोगे जिससे आप उस पर वार कर सको. इट मीन्स जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा आपका, वो आपके प्राइमरी रिस्पॉन्स के कंपैरेटिवली ऑटोमेटिक भी होगा और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और उसमें आप ज़्यादा पावर दिखा सकते हो. तो यही सेम चीज़ हमारी बॉडी में होती है. अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी में हो रहे हैं, इन रिस्पॉन्सेज को कैरी आउट करने के लिए हमारी बॉडी में दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं. अब लिम्फोसाइट्स क्या है, जैसे हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह से हमारी बॉडी में एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फोसाइट से मिलकर बनता है, जिसका मेन रोल इम्यूनिटी में ही आता है. तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं. एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स. अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इनका नाम बी और टी क्यों पड़ा है. बी लिम्फोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लिम्फोसाइट्स की जो मैच्यूरेशन है वो बोन मैरो में हुई है. और टी लिम्फोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो मैच्यूरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में हुई है. तो इसकी मैच्यूरेशन के अकॉर्डिंगली जिस ऑर्गन को ये यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का नाम दिया गया है. अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक प्रोटीन्स की पूरी आर्मी क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि बहुत सारे हाई नंबर में प्रोटीन्स बना देते हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम. इट मीन्स कि जब हमारे शरीर पर कोई पैथोजन अटैक करता है तो ये बी लिम्फोसाइट्स बहुत सारे प्रोटीन्स बना देते हैं, जो प्रोटीन्स उन
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ सकते हैं। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। इसी तरह से जो टी लिम्फोसाइट्स है, जिसको आप टी सेल्स भी बोल सकते हो, वो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, बट वो बी सेल्स को हेल्प करते हैं कि आप एंटीबॉडीज बनाओ। अब एंटीबॉडी होती कि अभी मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब कोई चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए अनजान है वो हमारी बॉडी पे अटैक कर रही है, उसको हमने नाम दे दिया एंटीजन। और उस एंटीजन को तोड़ने के लिए, मारने के लिए, उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो इट मीन्स एंटीजन इज ए फॉरेन पार्टिकल विच इज हार्मफुल फॉर अस, एंड एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन विच हेल्प्स इन फाइटिंग विद एंटीजन। तो यहाँ पर एंटीबॉडी का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है, और इसमें जो अंदर वाली होती है दिस इज द हैवी चेन, मतलब इसके अंदर 2 हैवी चेन्स होती हैं जिनको मैं मार्क कर रही हूँ, और 2 लाइट चेन होती है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो हैवी चेन वो बड़ी होगी, जो लाइट चेन है वो छोटी होंगी। तो यहाँ पर ये जो 4 चेन्स है ये पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन की बनी होती हैं। 2 स्मॉलर वाली है उनको लाइट चेन बोलते हैं, जो लॉन्गर वाली है उनको हैवी चेन है। तो एंटीबॉडी को आप H2L2 भी लिख सकते हो। H मीन्स हैवी, L मीन्स लाइट। तो अलग अलग एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं। आपकी बुक में 4 दी हुई हैं। टोटली हमारी बॉडी में 5 तरह की एंटीबॉडीज बन सकती हैं, A, M, G, D एंड E। ये 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। हर एक एंटीबॉडी का अपना अलग अलग फंक्शन है। अब एंटीबॉडीज से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल क्यों? क्योंकि इन एंटीबॉडीज को अपना काम करने के लिए ब्लड या किसी और फ्लूइड की जरूरत होती है। तो जहां पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए फ्लूइड यानी कि किसी तरल पदार्थ की जरूरत होगी, उसे हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बनाएंगे। तो एंटीबॉडी से यहाँ पर जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ दैट इज ह्यूमोरल। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। जैसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में बी सेल्स हेल्प कर रहे थे, इसी तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जनरेट करने में टी सेल्स हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी पर्सन का हार्ट, आई, लीवर, किडनी या कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है या वो काम नहीं कर पाता, तो डॉक्टर वहाँ पे लास्ट ऑप्शन देते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि जो खराब ऑर्गन है उसको हटाकर किसी और पर्सन का वैसा ही सेम ऑर्गन उस बॉडी में लगा देना। जैसे सपोज मैं हूँ, मेरी किडनी खराब है, तो मेरी किडनी की जगह किसी और इंसान की किडनी मेरे शरीर में लगा दी जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। आप सोचो कि हाँ खराब और किसी को भी पकड़ा उसकी लगा दी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे केस में सबसे ज़्यादा जरूरी है एक सुटेबल डोनर को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे सुटेबल डोनर का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसका ऑर्गन नहीं ले सकते, या आप ये नहीं सोच सकते कि भाई अगर मैं इंसान हूँ तो मैं किसी भी इंसान का ऑर्गन ले लूँ या किसी भी प्राइमेट यानी कि मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी का ले लूँ। क्योंकि क्या होगा, जब भी आप अपने शरीर से अलग कोई चीज़ अपने शरीर में डालते हो तो हमारा शरीर उसको रिजेक्ट कर देता है। तो जनरली क्या होता है, जब हम किसी और से ग्राफ्ट लेकर अपने शरीर में डालते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी का सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये उसको फौरन मान लेगी। मतलब ये मानेगी कि ये चीज़ तो हमारे शरीर की है नहीं, और ये उसको रिजेक्ट कर देगी। इसलिए जब भी किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो सबसे पहले उसके टिश्यू की मैचिंग की जाती है। मोस्ट प्रेफरेबली कोशिश यही की जाती है कि उसी के परिवार का कोई सदस्य ही उसको अपना ऑर्गन दे, क्योंकि परिवार में जो है टिश्यू मैचिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से ब्लड ग्रुप भी मैच किया जाता है। अगर मान लो आप O पॉजिटिव के बंदे को B पॉजिटिव का ऑर्गन दे दोगे तो उसके लिए भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाकर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी। तो इसलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और ग्राफ्ट अगर कोई बंदे ले भी लेता है, मतलब किसी को ट्रांसप्लांट हम दे भी देते हैं, उसके बाद भी उस व्यक्ति को इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयाँ अपनी पूरी ज़िंदगी पर लेनी पड़ती हैं। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आसानी से बता सकता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या है, मतलब हमारा अपना खुद का कौन सा ऑर्गन है और दूसरे का कौन सा ऑर्गन है। तो वहाँ पे रिजेक्शन होने के कारण
इम्यून रिस्पॉन्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पर आप मोटी मोटी बात ये याद रखो कि एक्टिव इम्यूनिटी होती है जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ रही है, और पैसिव इम्यूनिटी है जहाँ पर हम उसको बनी बनाई चीज़, रेडीमेड चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि जब हम किसी होस्ट को एंटीजन के सामने लेकर आएंगे, जैसे होस्ट मतलब मैं हूँ, अगर वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में जाएंगे तो वो एंटीजन लिविंग भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है। तो जैसे ही वो एंटीजन यानी कि वो फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में एंटर करेगी तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, कि बाहर से कोई एजेंट हमारे शरीर में घुसा, हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई और उसको बाहर निकाल दिया। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी हुई? एक्टिव इम्यूनिटी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में हम खुद मेहनत कर रहे हैं और पहली बार उस चीज़ से हमारा इनकाउंटर हो रहा है, तो ये स्लो होती है और इसको समय लगता है अपना रिस्पॉन्स देने में। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं या बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को कुछ इंजेक्शंस लगवाते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करवाते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी क्या होता है, हम किसी भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को जो है पहले से ही रेडीमेड रूप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब बात आती है इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन में बेटा यहाँ पे दोनों तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं। इंजेक्शन में आप एक्टिव इम्यूनिटी भी दे सकते हो, पैसिव इम्यूनिटी भी दे सकते हो। इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई बच्चा छोटा है, आप उसका इम्यूनाइजेशन करवा रहे हो, आप उसका टीकाकरण करवा रहे हो, उस टाइम आप उसको इंजेक्शन लगवा रहे हो ताकि वो बच्चा उस बीमारी से बचा रहे। तो ये है एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उस बीमारी फैलाने वाले पैथोजन को डेड या वीक करके इंजेक्शन के थ्रू उस बच्चे के शरीर में डाल दिया। उसकी वजह से उस बच्चे के शरीर में उसकी मेमोरी क्रिएट हो गई, उसने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली, यानी कि यहाँ पर उसके शरीर ने खुद काम किया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी का। लेकिन अगर मान लो आपको कोई चोट लग गई या आपको कोई बीमारी हो गई, होने के बाद आप उस बीमारी से बचने के लिए अगर कोई टीका लगवा रहे हो तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम सड़क पे गिरते हैं या हमें कोई लोहे की वस्तु लगती है, तो इमीडिएटली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें टेटनस का टीका लगा देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन होने के बाद टीका लगाया गया है, चोट लगने के बाद टीका लगाया है, तो ये कैसी है? पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो रेडीमेड पहले से उस टीके के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई थी, सिर्फ उसको हमारे शरीर में डालना था। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी थी जहाँ पर पहले से एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी, हमने एंटीजन डाला और उस एंटीजन को समझकर संभालकर उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो यहाँ पर आपको बेटा ये चीज़ याद रखनी है कि इंजेक्शन के अंदर दोनों इम्यूनिटीज हो सकती हैं, एक्टिव भी पैसिव भी। अगर वो बीमारी होने से पहले दिया गया है तो एक्टिव, और अगर बीमारी होने के बाद दिया गया है तो पैसिव। इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी का एक और एग्जाम्पल आता है मदर्स मिल्क। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आपने सुना होगा कि इन्फेंट को हमेशा माँ का दूध देना चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ के जो सबसे पहला जो दूध आता है, जो गाढ़ा दूध होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा IgA एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो छोटा बच्चा है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो पूरी तरह से जो उसकी इम्यूनिटी है वो उसकी मदर मिल्क पर डिपेंड करती है। तो अगर उसको प्रॉपरली मदर मिल्क मिलता है तो उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज अवेलेबल रहती हैं जो उसको इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। इसी तरह से जब एक बच्चा अपनी माँ के वॉर्म में है, फीटस है, उस समय भी उसको प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारी एंटीबॉडीज अपनी मदर के थ्रू मिलती हैं। तो ये सारी पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि इसमें बच्चे ने खुद उस चीज़ को जनरेट नहीं किया, उसको वो चीज़ बनी बनाई अपनी माँ के थ्रू मिल रही थी। देन नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया, अब जब हम टीका करवाते हैं, टीकाकरण लेते हैं, तो टीकाकरण के पीछे भी जो हमारा प्रिंसिपल है वो मेमोरी ही है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ये सोचो कि हर बार कोई बीमारी मुझे हो जाए उसके बाद मेरे शरीर में उसकी एंटीबॉडी बने, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे रिसेंटली आपके सामने एग्जाम्पल चल रहा है कोरोना वायरस का। अगर मान लो कोरोना वायरस का टीका आ जाता है
तो हम पहले ही उस टीके को लगवा लेंगे ताकि हमें फ्यूचर में वो बीमारी ना हो। आप इस बात का वेट तो नहीं करोगे कि पहले मुझे बीमारी होए, मेरे अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ बने, ताकि अगली बार जब वो बीमारी दोबारा आए तो मैं उसका सामना कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जब हम पहले से ही वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करवाते हैं तो वहाँ पर हम मेमोरी के प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं। मतलब कि जिस बीमारी के होने का खतरा है, हम उस बीमारी के ही एंटीजेनिक प्रोटीन को, मतलब उसी पैथोजन के या तो एंटीजेनिक प्रोटीन या उसी पैथोजन को कमज़ोर करके, वीक करके अपने शरीर में पहले से ही डाल लेते हैं, ताकि हमारे शरीर में एक मेमोरी क्रिएट हो जाए और अगली बार जब वही पैथोजन हमारे शरीर पे फिर से अटैक करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और वो उसको अटैक करते ही मार देंगी। तो वैक्सीन्स के अंदर जो है मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स बन जाते हैं और ये मेमोरी बी और टी सेल्स जो हैं अगली बार जब वही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ बना के जो इन्वेडर है, मतलब जिसने अटैक किया, उसका सामना कर सकते हैं। और जैसा मैंने भी आपको बताया कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी बीमारी को होने के बाद भी हम टीका दे सकते हैं, या अगर मान लो कोई माइक्रोब बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो चाहे आपने उसका पहले टीका लगवा भी रखा हो, लेकिन फिर भी अगर वो आप पे दोबारा अटैक करे तो हम इमीडिएटली तब भी उसका टीका लगवा सकते हैं, जैसे टेटनस। तो यहाँ पर क्योंकि आप रेडीमेड फॉर्म में एंटीबॉडीज़ को ले रहे हो तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन जो बचपन से दिया जाता है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हम बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर भी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स बना सकते हैं। मतलब जब हमें लार्ज स्केल में बनाना हो तो हम अपने शरीर के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यीस्ट से बनाया गया है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप लोग लेसन नंबर 12 में पढ़ोगे, तो अभी आपको इतना ज़्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।